हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। चलते चलते अब हम चैप्टर नंबर 8 पर आ गए हैं, जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसका नाम है कोण और त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हम कोणों के प्रकार और ट्राइंगल्स और पाइथागोरस प्रमेय उसके बारे में समझेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कोण। तो हमें सारे कोणों के प्रकार पता होने चाहिए। कोण को बोलते हैं एंगल। एंगल का माप होता है डिग्रीज में या रेडियंस में। तो डिग्रीज में ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 0 से 90 के बीच में रहता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहता है, वो न्यून कोण होता है, मतलब 90 डिग्री से छोटा। अब अगली सीढ़ी आई 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम बोलते हैं समकोण, यानी राइट एंगल। राइट एंगल का मान एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा कोण जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम बोलते हैं समकोण या राइट एंगल। इसके बाद आता है अधिक कोण। ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं। अधिक कोण क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। एग्जैक्टली 180 डिग्री का कोण होता है रिजु कोण। कौन सा कोण? रिजु कोण, जिसे आप स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल का एग्जैक्टली मान 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम रिजु कोण बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 180 डिग्री से छोटे बड़े और 360 डिग्री से छोटे जो कोण होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं बृहत कोण। कौन सा कोण? बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद एग्जैक्टली जो 360 डिग्री के बराबर होता है उसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। तो देखिए, ये सारे कोणों के प्रकार हैं, आपको पता होने चाहिए। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो ये तो मानों के हिसाब से हैं। उसके बाद और तरीके के कोण कौन से होते हैं? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो एक दूसरे का पूरक हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमको बोला गया है कि दो कोण पूरक कोण है और एक कोण अगर 60 डिग्री का है तो दूसरा 30 डिग्री का होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा नाम कोटि पूरक कोण भी कह देते हैं। इसके बाद आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब यहां पर दो कोण जिनका योग 90 डिग्री था, यहां पर दो कोण जिनका योग यानी सम 180 डिग्री होता है, वे समपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के कोण हैं। अब आपने काफी तरीके के कोण पढ़ लिए। इसके बाद आता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब नाम से समझ में आ रहा है आपको। रैखिक युग्म ऐसे दो कोण जो मिलकर सीधी रेखा बना रहे हैं। ये O है, B है और C है। तो कोण
ए ओ बी और कोण ए ओ सी मिलकर सीधी रेखा बना रहे हैं, तो इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, यानी युग्म का मतलब दो और रैखिक का मतलब रेखा। तो दो कोण अगर एक सीधी रेखा बना रहे हैं तो वो रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं और उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी तीन कोण हो जाए यहाँ पर। जब तीन कोण हो जाएंगे तो आप उसको रैखिक युग्म नहीं बोल सकते, युग्म का मतलब दो होता है। जब तीन कोण बनेंगे योग तो उनका 180 ही होगा, लेकिन उसे हम रैखिक युग्म नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि तीनों मिलके 180 एक सीधी रेखा बना रहे, तो तीनों का योग 180 डिग्री होगा। देखिए, अगले कोण है आसन्न कोण और उसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स के लिए हमें दो तीन चीजें सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आसन्न कोण है, नहीं तो नहीं है। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर दो कोण AOC है, कोण AOB है और कोण BOC, तीन कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर आसन्न कोण हम कैसे पता लगाएंगे? आसन्न कोण में पहला पॉइंट होता है इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, यानी इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट होना चाहिए। एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, कॉमन पॉइंट और कॉमन आर्म, ये होना चाहिए। उसके बाद जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो कि उभयनिष्ठ नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होनी चाहिए, एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए, तब तो हम ये पहचान पाएंगे। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन भुजाएं जो हैं, वो कैसी होनी चाहिए? कॉमन आर्म के दोनों तरफ, एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ, अगर मैं कोण लेती हूँ, एंगल लेती हूँ AOC और कोण लेती हूँ AOB, क्या ये तीनों चीजें पूरी हो रही हैं? देखते हैं। AOC AOB, इसमें कॉमन पॉइंट हो गया O। इसके बाद अब इसमें कॉमन आर्म हो गई OA, क्योंकि AOC और AOB में कॉमन आर्म हो गई OA। अब नॉन कॉमन कौन सी है? OB और OC। तो OB और OC जो कॉमन आर्म है OA, उसके दोनों तरफ है, एक तरफ OB है, एक तरफ OC है। तो ये एडजेसेंट कोण है, यानी आसन्न कोण है। लेकिन यहीं पर इसी फिगर में अगर मैं लिख देती हूँ कोण BOC एंड कोण AOC, वो आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, आप ये कहेंगे इसका कॉमन पॉइंट O है, दोनों में कॉमन भुजा OC भी है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कि उभयनिष्ठ नहीं है, OA और OB दोनों OC के एक तरफ ही हैं, तो इसलिए ये कोण आसन्न कोण नहीं है, ये कोण आसन्न कोण है। समांतर रेखाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों लाइंस के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं। अगर समांतर रेखाओं को एक कॉमन रेखा काटती है, ये कॉमन रेखा काट रही है, तो ये कौन सी रेखा कहलाती है? ट्रांसवर्सल कहलाती है, और इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो ये तिर्यक रेखा है, कोई भी कैसे भी तरीके से काट सकती है, ऐसे भी काटती है और सीधा भी काट सकती है। तो हम ये देखते हैं कि जब ट्रांसवर्सल काटती है तो समांतर रेखाओं पर कुछ कोण बन जाते हैं, चार इधर बन गए, चार इधर बन गए। ठीक है, तो चार इनके नाम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए,
ये तो आपको मालूम ही है कि जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो आमने सामने के कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं और वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरह क्या है, यहाँ पर संगत कोण होंगे। कैसे होंगे संगत कोण, कैसे हम पहचानेंगे? देखिए, ये रेखा इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसी रेखा के इस साइड पर ऊपर बनने वाला कोण, ये तिर्यक रेखा जाकर इसको काट रही है, इसके इसी साइड पर ऊपर बनने वाला कोण, यानी कोण 1 और कोण 5। इसी प्रकार इधर इस रेखा में इस साइड में बनने वाला नीचे वाला कोण और इधर नीचे वाला कोण, ऐसा अगला युग्म आ गया, अगला पेयर आ गया। इसी प्रकार इस साइड, दूसरी साइड हम देखेंगे कोण 2 और कोण 6। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7। ये सभी किस प्रकार के कोण हैं? संगत कोण हैं। कौन से कोण हैं? संगत कोण। इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं की स्थिति में, समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटती है तो पहला पॉइंट, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर आपको ये कोण 60 डिग्री का दिया है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं, ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब मैं आपको दूसरे तरीके के एंगल समझाती हूँ। देखिए, जो बाहर बन रहे हैं 1 2 ऐसे 7 8, ये क्या है? बाह्य कोण। और जो अंदर बन रहे हैं वो क्या है? अंतः कोण है। ठीक है, तो 3 4 5 और 6 ये अंदर की तरफ बन रहे हैं, ये अंतः कोण है। तो अंतः कोण में जो क्रॉस वाले होते हैं, मतलब कोण 4 और कोण 6 और कोण 3 और कोण 5, ये किस प्रकार के कोण है? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण कहते हैं इन्हें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए, शॉर्ट में एंगल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब भी समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एकांतर अंतः कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट आ गया, अब देखो ये तो एकांतर थे क्रॉस में, एक छोड़कर। अब अगर एक ही साइड के अंदर वाले हैं उनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स। कंसेक्यूटिव एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल। तो देखिए, एक ही ओर के अंतः कोण कौन से हो गए? कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6। एक ही ओर के यानी एक ही तरफ के अंतः कोण, इंग्लिश में बोलते हैं हम इनको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट में कंसेक्यूटिव को भी को इंटीरियर एंगल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए, ऑल्टरनेट तो बराबर होते हैं, 4 और 6 बराबर है, 3 और 5 बराबर है, लेकिन एक ही तरफ के अंदर वाले 4 और 5 का योग 180 होगा और 3 और 6 का योग 180 होगा। अब आपके क्वेश्चंस बहुत तरीके से आते हैं। आपको फिगर दे दिया है, कोई एक कोण दे दिया है, आपको कोई दूसरा कोई भी नाम लिखकर कोण पूछा जा सकता है, समांतर रेखाएं दी हैं। दूसरे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि कोई भी एक कोण दे रखा है, आपको ये पता लगाना है कि क्या रेखाएं समांतर हैं या नहीं। तो हम इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम पता लगाएंगे, दोनों तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे इसको यूज करना है। आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। पहले तो आपको पहचानना पता होना चाहिए, संगत कोण,
क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं और एक ही तरफ के अंतः कोण क्या होते हैं। तो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो फिगर बनाया है उसमें युग्म लिख दिए हैं और वैसे भी समझा दिया है, तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इसमें नेक्स्ट आता है त्रिभुज। एंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब त्रिभुज। तीन रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे इस संकेत से व्यक्त करते हैं। देखो, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, ये क्या कहलाती है, त्रिभुज। त्रिभुज का नाम हम कैसे लिखते हैं, ए बी सी। इसमें तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी और सी ए, और तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो कोणों के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है और भुजाओं के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए कोणों के आधार पर क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर किसी त्रिभुज के सारे कोण न्यून कोण हैं यानी 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी दोनों तो छोटे ही रहेंगे, तो एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज है। और अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है यानी अधिक कोण है तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब भुजाओं के आधार पर क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। फिर आता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो विषम बाहु त्रिभुज मतलब कोई भी भुजा एक मतलब आपस में बराबर नहीं है, सभी का मान अलग अलग है, सभी की लंबाई अलग अलग अगर है तो वो स्केलीन ट्रायंगल होता है। त्रिभुज की कोई दो भुजाएं अगर बराबर मेजर की हैं, बराबर लंबाई की हैं, तो वो समद्विबाहु, नाम से भी समझ में आ रहा है, दो बाहु जिसकी समान होंगी, यानी दो भुजाएं अगर समान है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समबाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो फिर वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। देखिए अगला टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही लगती है। तो समकोण त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जो 90 डिग्री का कोण बनाती है किसी आधार पर तो वो लंब कहलाती है, जिस पर 90 डिग्री का कोण पड़ता है वो आधार होता है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कभी भी समकोण त्रिभुज में देखिएगा, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा सबसे बड़ी होगी, वो कर्ण होगी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये तो सीधा ट्रायंगल बना है, कभी टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल है, तो आपको कर्ण सोचने में, कर्ण पता करने में दिक्कत नहीं होगी। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी। ये इसका टिप है, ट्रिक है। और दूसरी बात, ये जो लंब और आधार है ये आपस में बदलते रहते हैं। अगर हम इस कोण के आधार पर देखेंगे तो ये लंब होगा, और कोण क्योंकि इसी भुजा पर बन रहा है तो ये आधार है। अगर मैं इस कोण के हिसाब से देखूंगी तो ये कोण इस भुजा पर बन रहा है, तब ये आधार का रूप ले लेगा और इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण वही रहेगा हर परिस्थिति में 90 डिग्री के सामने। दूसरी बात इसमें क्या है, पाइथागोरियन ट्रिक भी होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं उसे। अगर हमें एक भुजा का मान पता हो तो हम बाकी की भुजाएं निकाल सकते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 1 2n और n स्क्वायर प्लस 1 ये पाइथागोरियन ट्रिक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लीजिए आपको सभी भुजाओं का मान निकालना है, अगर उनमें से एक भुजा किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो देखिए अगर मैं n स्क्वायर माइनस 1 को 4 रखूंगी तो n स्क्वायर 5 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 5 किसी भी
पूर्ण संख्या का स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं n स्क्वायर प्लस 1 को 4 रखूंगी तो n स्क्वायर 3 आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल है? 2n बराबर 4। इससे n का मान आ जाएगा 4/2 यानी 2। तो n का मान 2 आ गया। तो अन्य मान क्या होंगे? 2 का वर्ग -1 यानी 4 - 1 जो कि 3 है। 2n ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं जो कि 4 है। और n स्क्वायर प्लस 1 आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 जो कि 4 + 1 यानी 5 है। तो आपकी पाइथागोरियन ट्रिक हो गई 3 4 5। तो पाइथागोरियन ट्रिक होती क्या है कि 3 नंबर्स जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये तो है त्रिभुज में जो भुजाएं उनके नामों के आधार पर। अगर आपको ये नंबर्स खाली दिए हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं? तो इसमें आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर अलग से लिख लेंगे। 5 का वर्ग हो गया 25, 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9। तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग आप जोड़ेंगे, 16 + 9 25 आ रहा है, जो कि सबसे बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है, तो इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आपके पास क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। देखिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब समझ में आता है, जैसे कि वर्ड है सर्वांग समता। अगर आप इसको तोड़ेंगे, सर्व अंग सम, यानी ऐसे त्रिभुज, मान लीजिए आपके पास 2 त्रिभुज हैं ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। आपको पता लगाना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि इस त्रिभुज को अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो वो सब पूरे को अच्छी तरह से छुपा दे, यानी सुपर इम्पोज कर दे। यानी मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि 3 इसके और 3 मतलब 6 चीजें इसकी, 3 भुजाएं और 3 कोण और 6 इसकी। तो आप 12 चीजें देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये जो टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो देखिए, 12 चीजें इक्वल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए क्या किया गया, क्राइटेरिया बनाया गया कि अगर ऐसा होगा तो ये बाकी की चीजें अपने आप इक्वल हो जाएंगे और त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्राइटेरिया आता है SAS, उसके बाद क्राइटेरिया आता है ASA, इसी का एक्सटेंशन है AAS, और इसके बाद आता है SSS, और इसके बाद आता है RHS। ये 4 क्राइटेरिया है जिससे हम पता लगाएंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पहला आता है SAS, साइड और साइड। अगर मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि ये जो 2 त्रिभुज हैं इसकी AB भुजा DE भुजा के बराबर है और BC EF के बराबर है, तो AB और BC के बीच में जो कोण बन रहा है और DE और EF के बीच में जो कोण बन रहा है वो बराबर होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएंगे तो बची हुई चीजें अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी। ये पहला क्राइटेरिया है। अगला क्राइटेरिया क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 त्रिभुज हैं ABC और PQR। अगला क्राइटेरिया है ASA, यानी कोई भी एक साइड बराबर है और उस पर बनने वाले अगर दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो फिर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, इनमें जो करस्पॉन्डेंस है वो अलग है। यहाँ पर ABC, C के करस्पॉन्डिंग Q है, क्योंकि C वाला कोण Q के बराबर और B वाला कोण R के बराबर है। तो जब हम सर्वांगसम, सर्वांगसम का चिन्ह होता है ये, तो अगर मैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम लिखूंगी, त्रिभुज PQR नहीं लिखूंगी, तो त्रिभुज क्या लिखूंगी, P, और B के करस्पॉन्डिंग है R और C के करस्पॉन्डिंग है Q। ऐसे हमें ये
देखना होता है। तो देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये सर्वांग हो जाएंगे, बाकी बची हुई चीजें अपने आप इक्वल हो जाएंगी। उस टर्म को हम बोलते हैं CPCTC, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके बचे हुए जो संगत जो चीजें रह गई हैं वो अपने आप से इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए इसमें एक एक्सटेंशन आता है AAS। तो देखिए कभी भी किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये इक्वल नहीं है लेकिन मेरे पास ये इक्वल है, तो अपने आप ही अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये वाला इक्वल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बता देती हूं कि ये 40 का है और ये मान लीजिए 60 का है, ठीक है, तो ये दो तो बराबर है। तीसरा अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो तीसरा कितने के बराबर आ जाएगा? 80 के बराबर आ जाएगा या नहीं? ये वाला भी 80 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी दो कोण और एक भुजा बराबर होती है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वही क्राइटेरिया आ जाएगा। अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो ASA वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, दो एंगल अगर बराबर होंगे तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में भी मैं डायरेक्ट लगा सकती हूँ। तीसरी तो आपको आसानी से समझ में आ ही रही होगी, SSS। अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो मुझे कोण देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर ABDE के बराबर है, BCEF के बराबर है और ACDF के बराबर है तो SSS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी और उसके बाद जो कोण बचे हुए होंगे करस्पॉन्डिंग वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। लास्ट कॉन्ग्रुएंसी है RHS, जिसका फुल फॉर्म है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण, और साइड कोई भी। तो कोई भी दो ट्राइंगल अगर है उसमें आपको जैसे मान लीजिए ABC ये है और ये आपका है XYZ, तो एक कोण 90 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कर्ण वो बराबर होनी चाहिए, पक्का ये जरूरी है। और ये जो बची हुई दो साइड हैं इनमें से कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए, चाहे तो CA इसके बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दो साइड्स आपस में बराबर, मतलब दो साइड्स में से एक साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, तो वो RHS कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। तो जब RHS कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है तो बाकी बची हुई चीजें अपने आप इक्वल हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डेंस का अलग है। अब यहाँ पर जो ये AC है वो XY के इक्वल है, तो इसका मतलब C के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया X और B के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया Z। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC लिख रही हूं तो मेरे को दूसरा वाला ट्राइंगल करस्पॉन्डेंस के हिसाब से क्या लिखना होगा? A की करस्पॉन्डिंग तो Y से ही है और B का करस्पॉन्डेंस X से है, तो ये और C का करस्पॉन्डेंस C का करस्पॉन्डेंस X से है, तो ये यहाँ Z आएगा और यहाँ X, ठीक है। तो इस तरह से आपको करस्पॉन्डेंस का भी ध्यान रखना है। देखिए त्रिभुज के लिए अभी और ट्रिक्स इसमें बाकी हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिए एंड में उस ट्रिक को देखने के लिए। अब देखिए त्रिभुज से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट आपकी टर्म्स हैं, जैसे कि शीर्ष लंब। शीर्ष लंब को इंग्लिश में बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, शीर्ष से लंब डाला गया है। तो अगर मैं किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालती हूं तो वो क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। और जरूरी नहीं है कि मैं A से ही सामने वाली भुजा पर डालूं, मैं B से भी डाल सकती हूँ, वो भी शीर्ष लंब होगा। इसी प्रकार मैं C से भी डाल सकती हूँ, वो भी शीर्ष लंब होगा। तो हम किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब डाल सकते हैं। और शीर्ष लंब कैसे होते हैं? एक ही पॉइंट से गुजरने वाले होते हैं। नेक्स्ट आपका है माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है मीडियन।
माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। तो मीडियन कैसे होती है? आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो माध्यिका होती है। अब इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, माध्यिका और शीर्ष लंब अलग अलग होते हैं। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही हो जाते हैं, लेकिन माध्यिका और शीर्ष लंब में डिफरेंस है। शीर्ष लंब 90 डिग्री यानी लंब डाला जाता है केवल। माध्यिका में क्या होता है कि शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाया जाएगा। कोण के बारे में मैं नहीं पता 90 डिग्री हो रहा है या कोई और हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 3 माध्यिकाएं बना सकते हैं, और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे हम केंद्रक यानी सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको टर्म्स याद रखनी होंगी। माध्यिकाएं जहां काटती हैं वो क्या, कौन सा पॉइंट होता है? केंद्रक। और केंद्रक जो होता है हमेशा माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, सेंट्रॉइड के बाद आता है आपका परिकेंद्र। अब आप इसको परिकेंद्र कैसे निकालेंगे? किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और परिकेंद्र को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। तो देखिए सरकम सेंटर आप कैसे निकालेंगे किसी त्रिभुज का? पहले तो ये बता दूं कि सरकम सेंटर होता क्या है। सरकम सेंटर होता है कि एक ऐसा बिंदु त्रिभुज के अंदर जिसकी तीनों शीर्षों से दूरियां बराबर होंगी। जैसे मान लीजिए ये बिंदु O है, O से B की दूरी, O से A की दूरी और O से C की दूरी बराबर होगी तो O क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। अब ये हमें कैसे मिलेगा? ये जो हमारी त्रिभुज की भुजाएं हैं ना, इनके हम क्या कर देते हैं? लंब अर्धक कर देते हैं। ठीक है, तो लंब अर्धक जहां मिलते हैं, कोई 2 लंब अर्धक भी निकाल सकते हैं और तीसरे का भी अगर आपको मन है तो आप उसको भी निकाल दीजिए। तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे तो इस बिंदु की दूरी जो होगी वो सभी शीर्षों से बराबर होगी। तो अगर आप उसको प्रकार में रखकर उसको वृत्त बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वृत्त जो होगा वो तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। यानी जो वृत्त होगा वो इसको सरकमस्क्राइब कर देगा, यानी बाहर से तीनों बिंदुओं से निकलता हुआ जाएगा। तो अगला नेक्स्ट आता है आपका इसी में ही ट्राइंगल की श्रेणी में इन सेंटर या अंतः केंद्र। तो देखिए त्रिभुज में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो होती है भुजा और एक होता है कोण। तो अंतः केंद्र यानी इन सेंटर जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। त्रिभुज की कोणों के अर्धक। कोणों के अर्धक कैसे निकालते हैं? यहां से आर्क बनाएंगे, कोणों के अर्धक जहां मिलेंगे वो जो बिंदु होगा वो क्या कहलाता है? इन सेंटर कहलाता है। अब ये जो इन सेंटर आया इसकी भुजा से लंबवत दूरी निकालकर जब हम सर्कल बनाएंगे तो ये तीनों भुजाओं को टच करेगा, इसलिए इसको इन सर्कल बोलते हैं और इस सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए ये तो था त्रिभुज। त्रिभुज में है 3 भुजाएं और बंद आकृति। ठीक है, अगर 4 भुजाएं हैं तो वो कहलाता है चतुर्भुज, उसमें होती हैं 4 भुजाएं। फिर आता है पंचभुज जिसमें होती है 5 भुजाएं, षटभुज जिसमें होती हैं 6 भुजाएं। इसी तरह से नाम आते जाते हैं। और अगर आपको नाम याद नहीं रहते और बहुत सारी भुजाएं होती हैं तो उसे हम बोल देते हैं बहुभुज। क्या बोल देते हैं? बहुभुज, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन के अंतः कोण जो होते हैं, जैसे मान लीजिए त्रिभुज के अंदर जो बनने वाला कोण है उनके कोणों का योग क्या होता है? वैसे तो त्रिभुज का तो आपको पता है 180, लेकिन अगर मुझे कोई फॉर्मूला निकालने के लिए बोले तो त्रिभुज के अंतः कोणों का यानी बहुभुज के
अंतः कोणों का योग वो क्या होता है, n-2 गुणा 180, और कई जगह पर वो 2n-4 इंटू 90 लिखा है। एक ही बात है, क्योंकि 180 में से 2 निकालकर इसमें गुणा कर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही बात है। वैसे ये इजी है ये वाला फॉर्मूला, n-2 इंटू 180। तो देखिए आपके इस फॉर्मूले में आप मान रखते जाएंगे। n यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या, n यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या। तो n बराबर अगर 3 है, 3 से ही स्टार्टिंग होती है, बंद आकृति कोई बहुभुज बोलेंगे तो 3 से स्टार्टिंग होती है, दो भुजाओं वाली कोई आकृति नहीं होती, तो 3-2 यानी 1 गुणा 180 यानी 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 4 लगाएंगे तो 4-2 गुणा 180 यानी 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। पंचभुज यानी 5-2 इंटू 180 यानी 5-2 हो गया 3 इंटू 180 540। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। वो कितनी भी भुजा वाला पूछ सकता है, 20 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग भी पूछ सकता है, तो आप उसको निकाल लेंगे। अब देखिए इसी में एक आता है कि बहुभुज की अगर सारी भुजाएं बराबर है उसे हम बोलते हैं समबाहुभुज। तो अगर वो समबाहुभुज है तो उसके सारे कोण भी बराबर होंगे। तो ये तो अंतः कोणों का योग आया। अगर वो एक कोण पूछता है तो जितनी आपकी भुजाएं हैं उसका आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आपको समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अंतः कोण हो गए। अब बाह्य कोणों का योग। अब कोई भी बहुभुज है, एनी बहुभुज, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमेशा 360 होगा, चाहे वो त्रिभुज के बाह्य कोण हो। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बाह्य कोण क्या होते हैं। जैसे इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये 3 बाह्य कोण बन गए। तो बाह्य कोणों का योग अगर पूछेगा तो वो 360 होगा। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 360। अब उसके वो अगर समबाहुभुज है तो इसमें डिवाइड बाय n कर देंगे तो आपको एक बाह्य कोण मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाह्य कोण और अंतः कोण का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। तो अगर किसी का बाह्य कोण पता है तो आप अंतः कोण निकाल सकते हैं, अंतः कोण पता है तो आप बाह्य कोण निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए विकर्ण क्या होते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं। विकर्ण जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है, A B C और D, तो आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है विकर्ण। तो देखिए चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में 0 होते हैं, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। तो 3 रखूंगी मैं यहाँ पे तो 3-3 0 हो जाएगा। यहाँ पर चतुर्भुज में 4 रखूंगी यहाँ पर तो 4 गुणा 4-3/2, तो 4 गुणा 1/2 यानी 2 विकर्ण आ गए। अगर पंचभुज के निकालने हैं तो 5 गुणा 5-3/2, तो ये जाएगा 5 गुणा 2/2 यानी 5 विकर्ण आएंगे। तो मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ पेंटागन के। ये आपका पंचभुज है, पंचभुज के विकर्ण कैसे बनाएंगे। ए के सामने AC है, ए के सामने AD है, इसी प्रकार 2 विकर्ण बन गए। बी के सामने BE है और बी के सामने BD है, ठीक है, 4 विकर्ण बन गए। सी के सामने CE है और एक CA होता तो वो तो बन चुका है। तो टोटल आपके कितने विकर्ण बन गए, 5 विकर्ण बन गए। तो हमें बिना चित्र की सहायता से भी हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज की एक ट्रिक है, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। अगर ऐसा होगा तभी त्रिभुज बन पाएगा, वरना त्रिभुज नहीं बन पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, 3, 2 और 5 का। किन्हीं 2 भुजाओं का योग अगर
तीसरी वाली भुजा से बड़ा नहीं है, यहाँ पर ये बराबर आ रहा है, तो त्रिभुज बन नहीं सकता है। आप दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वो तो हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ये 3 से बड़ा है, और इसी प्रकार से दूसरा कॉम्बिनेशन 3 और 5 वो 2 से बड़ा है, ये 2 तो हो रहे हैं लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो आपको तीनों कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे, तो हमारा ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा। कई कई बार क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, आपको 2 भुजाएं दे दी जाती हैं त्रिभुज की, और आपसे ये पूछा जाता है कि जो तीसरी भुजा होगी वो किस किस के बीच में आएगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों भुजाओं का अंतर क्या होगा 2, और इन दोनों भुजाओं का योग होगा 8। तो जो तीसरी भुजा होगी 2 और 8 के बीच में ही आएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी 2 भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की जो लंबाई होगी वो क्या हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके अंतर और उसके योग उनके बीच में ही कोई भी ली जा सकती है। तो जैसे इस त्रिभुज में 2.1 से लिया जा सकता था, 2.01 भी लिया जा सकता था, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा। तो आपके इस कोण, त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के सारे बेसिक्स समाप्त हो गए हैं, और अब आप क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, और कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में आप डाल दीजिएगा कि जिस टॉपिक को दोबारा पढ़ाना हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।